सीएम केसीआर ने कहा है कि उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसानों की ताकत देखी है और उन्हें किसानों की समस्याओं की स्पष्ट समझ है। सीएम केसीआर के नेतृत्व में महाराष्ट्र से शरद जोशी कुछ किसान नेताओं के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि हर समस्या का समाधान है। केसीआर ने अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी और जीतने के लिए ईमानदारी का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों का संघर्ष जायज है और इस बारे में सोचे तो कुछ भी संभव है। शांति कुमारी ने कलेक्टरों को आदेश 58 व 59 के तहत पूर्व में अस्वीकृत आवास भूखंडों के नियमितीकरण के आवेदनों पर गौर करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश 58, 59, 76 एवं 118 से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ दृश्य समीक्षा की और नेत्र दृष्टि, स्वास्थ्य, महिला, गरीबों के लिए आवास स्थल और डबल बेडरूम हाउस स्थलों के नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। आदेश 58 व 59 के तहत स्थानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 माह और बढ़ाए जाने व कट ऑफ तिथि 2 जून तक बढ़ाए जाने की बात उन्होंने कहा है कि कई आवेदन आने की संभावना है। सीएस ने कलेक्टरों को जागरूक करने को कहा है ताकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने पूर्व में नियमितीकरण नहीं कराया है इस अवसर का लाभ उठा सके। 47 दिन में 96 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया नेत्र परीक्षण। इस उपलब्धि में कलेक्टरों को बधाई दी गई और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 50 दिनों में राज्य में 2 करोड़ लोगों की आंखों की जांच कराई जाएगी और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। सीएस ने कहा है कि कंटीवेलम कैंप का नियमित निरीक्षण किया जाए। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में A3 आरोपी रेणुका नामपल्ली कोर्ट में पेश हुई है। कोर्ट ने उसकी ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है और रेणुका ने याचिका में कहा है कि वह बीमार है और बच्चों की देखभाल करने को कोई नहीं है। रेणुका ने अदालत के ध्यान लाया है कि वह सीधे तौर पर पेपर लीक में शामिल नहीं थी और केवल आपराधिक आरोप लगाए गए थे। एसआईटी के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि रेणुका को जमानत न दी जाए क्योंकि मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा है कि अगर जमानत दी जाती है तो इससे जांच प्रभावित होगी। जज ने रेणुका की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एसआईटी अधिकारियों ने हाल ही में प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार किए गए प्रशांत राजेंद्र और तिरुपतिया की हिरासत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। तीनों आरोपियों को 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर लेने को कहा है। याचिका पर बहस खत्म हो गई है। इस याचिका पर नामपल्ली कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। कल टीएसपीएससी के सदस्य लिंगा रेड्डी से एसआईटी अधिकारियों ने पूछताछ की थी। लिंगा रेड्डी का बयान एसआईटी अधिकारियों ने दर्ज किया था। लिंगा रेड्डी के पीए रमेश ने विवरण के बारे में पूछताछ की और एसआईटी के अधिकारियों ने टीएसपीएससी की सचिव अनीता रामचंद्रन से 2 घंटे तक पूछताछ की है। टीएसपीएससी प्रशासन गोपनीय अनुभाग और अनीता रामचंद्रन ने पूछताछ की और बयान दर्ज किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि राज्य में होने वाले भेड़ वितरण कार्यक्रम के दूसरे चरण को पूरी ताकत से चलाया जाएगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी की जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री श्रीनिवास यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भेड़ वितरण कार्यक्रम सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार राज्य के सभी शेष लाभार्थियों पर लागू किया जाएगा। इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य में कुल 7.31 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है और जिनमें से 3.93 लाख लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। 2017 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 7.31 लाख लोगों की पहचान पात्र के रूप में की गई है। तलसानी ने कलेक्टरों को सलाह दी है कि वे इस सूची का पुनः परीक्षण करें और मृत्यु होने की स्थिति में उनके स्थान पर उनके नामित व्यक्ति को ही शामिल किया जाए। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य को सभी क्षेत्रों में विकसित करने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के गद्दियाना राम में बीआरएस पार्टी मंडल अध्यक्ष श्री शीलम यादव की अध्यक्षता में हुई आत्मीय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुधीर रेड्डी व एमएलसी दयानंद गुप्ता मौजूद रहे हैं। सुधीर रेड्डी ने कहा कि एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र को करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसे राज्य में किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों के मामले में अधिकारियों के लगातार प्रोत्साहन मिलने से एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जिस तेजी से होगा वह कहीं और नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीएम
केसीआर और मंत्री केटीआर ने एलबी नगर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का उन्हें सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाईओवर, पार्क, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, बस टर्मिनल, कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण आदि का निर्माण किया जा रहा है। विधायक सुधीर रेड्डी ने विश्वास जताया कि उन्होंने जो विकास किया है वह उन्हें सत्ता में वापस लाएगा। जीएचएमसी अग्नि सुरक्षा मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाली कई इमारतों को अधिकारी नोटिस दे रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारियों ने शहर के कई अस्पतालों और शॉपिंग मॉल को नोटिस जारी किया है। अधिकारी गोदामों और शॉपिंग मॉल को भी नोटिस दे रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारियों ने सिलेंडर गोदामों, फार्मा, प्लास्टिक, रबर की दुकानों को नोटिस जारी किया है और जीएचएमसी के खुलासा किया है कि शहर की सभी 19 दुकानें, मॉल को नोटिस दिए गए हैं। मालिकों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों को खाली रखें और आपातकालीन निकास खुले रखें। चेतावनी दी है कि मालिकों को सलाह दी गई है कि वे तहखाने को खाली रखें और आपातकालीन निकास खुले रखें। चेतावनी दी है कि 3 दिन में ठीक नहीं किया तो जब्त कर लेंगे। अधिकारियों ने कहा कि सिकंदराबाद में एएमआर प्लैनेट पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि सीएम केसीआर ने 8 साल में अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केटीआर की आदत बन गई है कि कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं करते। बंडी संजय ने पूछा कि पेपर लीक मामलों में मंत्री केटीआर को बर्खास्त क्यों नहीं करनी चाहिए। जिन छात्रों को हार हुई है उन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में 20 रुपए से ज्यादा टैक्स कम किया गया और जबकि तेलंगाना में केसीआर ने 5 रुपए भी कम नहीं कर रहे हैं। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि चुनाव आने पर ही केसीआर और केटीआर दलितों से प्यार करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि सीएम केसीआर के अंधविश्वास से बाहर आने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि कोई ऐसा सीएम नहीं है जिसने श्री रामनवमी पर राम को रेशमी वस्त्र भेंट न किया हो। केवल केसीआर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम का रेशमी वस्त्र भेंट नहीं किया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि सीएम केसीआर के अंधविश्वास से बाहर आने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि कोई ऐसा सीएम नहीं है जिसने श्री रामनवमी पर राम को रेशमी वस्त्र भेंट न किया हो। केवल केसीआर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम का रेशमी वस्त्र भेंट नहीं किया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने कहा है कि वे 3 अप्रैल को दिल्ली जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीसी को 50% आरक्षण देने की मांग करेंगे और इसके लिए काचीगुड़ा स्थित अभिनंदन होटल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुज्जर सत्यम की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि और कृष्णैया शामिल हुए हैं। आर कृष्णैया ने रोष व्यक्त किया है कि बीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें राज्य को सत्ता में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 14% के पार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीसी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब भी केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बीसी विधेयक को संसद में पेश करने की मांग की है। तेलंगाना महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तेलंगाना प्रवास के तहत तमिलनाडु महिला मोर्चा की सचिव माहेश्वरी मेचल तमिलनाडु ने निर्वाचित होकर शहरी जिले में आई है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कार्यकर्ता के घर नाश्ता के साथ हुई है। मलकजगिरी में जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया और स्कूल में बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में प्रधानाध्यापक से चर्चा की। बाद में उन्होंने बच्चों से बात की कि और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जाना और उन्हें पौष्टिक भोजन के मूल्य के बारे में बताया है। एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव उस्मानिया के लाडले कदियाम राजू का आकस्मिक निधन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने बताया। बंडी संजय मिरियालगुटा क्षेत्र के कोटागुड्डेम के कदियाम राजू के परिवार से मिले और उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए कदम भी प्रशंसा की है। बंडी संजय ने कदियाम परिवार को भरोसा दिलाया कि वे उसकी हर तरह से मदद करेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि कदियाम राजू छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय भावनाओं वाले व्यक्ति थे। एक साधारण दलित परिवार में जन्मे कदीम राजू बचपन से राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय भावनाओं की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने याद किया है कि छात्र आंदोलनों के अलावा उन्होंने हैदराबाद में भाजपा को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर रेड्डी, सचिव डॉक्टर प्रकाश रेड्डी सहित कई अन्य लोग शामिल हुए हैं।
भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माधवी ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना में आगामी चुनाव जीतने के उद्देश्य से इस दिशा में कदम उठा रही है। गोलकुंडा जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष नित्या पारेख की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है और माधवी भूटा धीमा ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की जीत तय है। कार्यक्रम में गोलकुंडा जिला के मुख्य सचिव रघुनंदन यादव ने शिरकत की और महिलाओं को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हमारे तक वो स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही है, वो हमारे लिए रोड़ा है। तो उस रोड़े को जो हटाने के लिए हमने ये नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को अलग अलग विभिन्न जिलों में बुला के हमारे तेलंगाना की जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि हम नींव तक जा सके, वोटर्स तक जा सके और उनको ये बता सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत कुछ सुविधाएं की है और बहुत सारी स्कीम्स है जिनका हर अलग अलग प्रदेशों में बहुत कुछ लाभ हो रहा है। और लाभ आप देख रहे हैं कि आज मोदी सरकार विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मोदी जी का आज कितना नाम है, ख्याति है, तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए, बट हमारी तेलंगाना सरकार जो वो चीज़ों को हमारे स्टेट तक नहीं आने दे रही है, जिसकी वजह से हम सब लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उसके लिए हम ये प्रवास का आयोजन किए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत है और भी विभिन्न तरीके की स्कीम्स हैं जिसका 5 लाख तक का आप विभिन्न प्रकार से हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी कई स्कीम्स हैं कि जनता चाह रही है कि उनको उसका लाभ हो, उन चीज़ों के बारे में उनको मालूम है पर उन तक पहुँचना कैसे ये नहीं मालूम। तो इसकी जानकारी देने के लिए दीदी हमारे पास आए हैं और वो हम सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे और हम सबको उस बारे में बताएंगे कि हम जनता तक उन स्कीमों को किस तरीके से पहुंचा सके। चाहे कितने भी रोड़े आए, हमको हमारी मेहनत करना है और हमें भी यहाँ पे डबल इंजन सरकार चाहिए और तेलंगाना को एक हरित तेलंगाना, एक बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए हमें हमारे सेंट्रल की जो हमारी बीजेपी सरकार है वो हमें हमारे स्टेट में भी चाहिए, ताकि जो भी स्कीम्स के लाभ दूसरे प्रदेश उठा रहे हैं वो हम भी उठाएं और जल्द से जल्द ये हमें चाहिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जरिया है महिलाएं, तो इसीलिए महिला मोर्चा को इसीलिए चुना गया ताकि महिला वोटर्स भी ज़्यादा हैं और महिलाएं हर घर में रहती है और हर घर तक पहुंचती है। तो हमारी महिला मोर्चा की टीम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बूस्ट करने के लिए दीदी आए हैं ताकि उनके गाइडेंस में हम और अच्छे से काम कर सकें। और ये प्रॉमिस करते हैं हम जनता को कि हनुमान जयंती के बाद गोलकुंडा महिला मोर्चा एक अलग ही आपको विस्फोटक तरीके से कार्य करती दिखेगी, जिसका नतीजा हमारे आगे आने वाले इलेक्शन में आपको जरूर दिखेगा। जय श्री राम। राजकोंडा सीपी DS चौहान ने कहा है कि सभी को वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना राज्य वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सीपी DS चौहान ने सुझाव दिया है कि सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सीपी ने कहा है कि अगर कोई भी अपने माता पिता की ठीक से देखभाल न करके उन्हें परेशान करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। सीपी DS चौहान ने पुलिस अधिकारियों को सलाह दी है कि वर्ष 2007 में बने कानून के अनुसार थाने में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दें। अगर उन्होंने माता पिता को परेशानी दी तो उन्हें दंडित किया जाएगा। 16 का वाइस पुलिस ने बताया कि आरोपी सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यरत छात्रों कर्मचारियों की डिटेल बेच रहा था और पुलिस ने कहा है कि एक वेबसाइट बनाई गई है जो चोरी किए गए डाटा को जरूरतमंद लोगों को भेजा जा रहा है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने GST, पेन कार्ड, अमेजन और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फोन पे, बिग बास्केट, इंस्टाग्राम और बुक माई शो ऐप, स्टॉक्स कंपनियों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का डेटा लिया था। बायजूस पुलिस ने पाया कि विनय भारद्वाज ने 24 राज्यों और 8 महानगरों से डेटा चुराया था। शुक्रवार से IPL 16 सीजन शुरू होने के साथ ही उपल स्टेडियम में 7 मैच खेले जाएंगे और इस सीजन का पहला मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच खेला जाएगा। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। जो IPL शुरू हो रहा है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, IPL मैनेजमेंट, सनराइजर्स मैनेजमेंट, उन सबसे बात करके छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, प्लेयर्स को कोई दिक्कत ना हो, चीयर लीडर्स को कोई दिक्कत ना हो, वैसे अरेंजमेंट किए गए हैं। किसी को ज़्यादा चलना ना पड़े, इसी के लिए
राइट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट से ट्रैफिक डाइवर्जेंस, आउटर गेट, इनर गेट प्लान करके उनको एंट्री प्लान की गई है। इसी के साथ ही स्पेसिफिकली नॉर्मल बंदोबस्त के अलावा हमने स्पेशल टीम्स इसमें लगाई हुई हैं। कुछ स्पेशल टीम्स जो QRT हैं वो यूनिफॉर्म में होंगी और कुछ जो है सिविल ड्रेस में होंगी। अगर कोई भी पिच की तरफ आने की कोशिश करेगा तो उसको पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। ऑलमोस्ट सब मिला के 500 से ज़्यादा कैमरे में विद प्रॉपर जूम हम सो दैट कि इंडिविजुअल आदमी को भी हम जूम करके देख सकते हैं, वैसा इंतजाम किया गया है। कंट्रोल रूम में तकरीबन हमारे 30 मॉनिटर पे हर एक नज़र पे भाग पे उस पर नज़र रखेंगे। तो कुल मिला के आप लोग पूरा आराम से आइए। जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसका थोड़ा ख्याल रखते हुए और एक डिसिप्लिन के साथ लेकिन इंथुसियाज्म के साथ मैच का आनंद लीजिए। यही हमारा